Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So, today our topic is retrenchment. So, the basic meaning of retrenchment is permanent termination of employees' services. रिट्रेंचमेंट का सबसे इजी मीनिंग ये है कि हम अपनी कंपनी से लोगों को टर्मिनेट करते हैं, उनको रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, उनको अपनी कंपनी से निकालते हैं बेसिकली। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कंपनी का लोगों को निकालने का? तो रीज़न ये है, फर्स्ट रीज़न इज़ कॉस्ट कटिंग। सपोज़ हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें उनको सैलरी तो देना पड़ रहा है, बेनिफिट्स तो उनको प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। तो अब हमको उनकी ज़रूरत तो नहीं है, तो हम उनको कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम रीट्रेंचमेंट करते हैं, उनको टर्मिनेशन लेटर, उनको टर्मिनेट कर देते हैं अपनी कंपनी से। ठीक है। सपोज़ काफ़ी सारी सीजनल कंपनीज़ होती हैं, सीज़न के टाइम पे उनको एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, बट ऑफ सीज़न जब सीज़न चला जाता है देन हमें उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज़ अगर हम बात करें तो विंटर्स में मोस्ट ऑफ द मैरिजेस वेडिंग्स विंटर्स में होती है। ठीक है। तो उस टाइम पे बुटीक्स पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, टेलर्स की बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बट जब ऑफ सीज़न होता है, जब इतनी ज़्यादा वेडिंग्स नहीं होती हैं, बुटीक्स वालों के पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन टेलर्स को रिट्रेंचमेंट करते हैं, उनको टर्मिनेट कर देते हैं, अपनी यहाँ से निकाल देते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी होता है, MNCs में भी होता है। एंड सीजनल विंटर्स में अगर हम बात करें तो जैकेट्स की, स्वेटर्स की जो कंपनीज़ हैं, वुलन क्लोथ्स की, तो उनको उस टाइम पे सीज़न से पहले, बिकॉज सीज़न में तो विंटर्स में तो वो चीज़ सेल होगी। ठीक है। तो विंटर्स से पहले जब वो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, जब वो चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब उनकी उन कंपनीज़ में, वुलन क्लॉथ्स वाली कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की। तो जैसे ही सीज़न चला जाता है वो उनको टर्मिनेट कर देते हैं, अपनी कंपनी से निकाल देते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ रीट्रेंचमेंट। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर अभी हम उनको निकाल देते हैं। ठीक है। टर्मिनेट कर देते हैं, डाउन साइजिंग करते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज कर देते हैं। ठीक है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको रखते हैं और बाकी को निकाल देते हैं। दैट मीन्स रीट्रेंचमेंट। तो इसका फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कॉस्ट कटिंग। जस्ट बिकॉज हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, हमें अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो सैलरी और बेनिफिट्स तो देना पड़ रहा है उनको। तो फर्स्ट रीज़न इज़ कॉस्ट कटिंग। सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एंड इनकैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू मैच द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी। तो समटाइम्स क्या होता है, हर बार कॉस्ट कटिंग रीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी सीजनल तो नहीं है ना। हर कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ हों, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हों, नहीं। तो इनकैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, कई बार ऐसा भी होता है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई हमारी कंपनी में, अब न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ऑपरेट करना में भी सबके लिए पॉसिबल नहीं हो, और कंपनी सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, इतनी कंपनी के पास कॉस्ट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी पुराने एम्प्लॉयज़ को निकाल के न्यू ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉयज़, जो ऑलरेडी जिनको वो न्यू टेक्नोलॉजी ऑपरेट करना आती होगी, उनको अपॉइंट कर लेगी, उनको हायर कर लेगी, और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल देगी। सो इट कैन बी द रीज़न, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इनकैपेबल एम्प्लॉयज़ हों जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से, कंपनी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहे हो। दैट कैन बी अ रीज़न। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं रीट्रेंचमेंट के। ओके। सो अब लेबर लॉस के अंदर रीट्रेंचमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 200 के अंदर दी गई है। ओके। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करे गए हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन रीट्रेंचमेंट। जो मैं पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन करूँगी वो पॉइंट्स हम रीट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ retrenchment ड्यू टू पनिशमेंट।
लाइक सपोज़ कोई एम्प्लॉई है, हमारी कंपनी में वर्क करता है, बट हम उसने कुछ गलत कर दिया, उसने कुछ मिस्टेक कर दी, हमें उसको पनिशमेंट देना है। तो उसको पनिशमेंट हम दे रहे हैं कि हम उसको रिज़ाइन, मतलब हम उसे टर्मिनेट कर रहे हैं, उसे रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं। उसने कुछ इतनी बड़ी उसने कुछ इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से हम उसे डायरेक्ट कंपनी से निकाल रहे हैं। तो ये रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये रिट्रेंचमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये डिसिप्लिनरी, दिस इज़ द डिसिप्लिनरी एक्शन, हम ये डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर इसको कंसीडर करेंगे। सो दिस इज़ नॉट अ रिट्रेंचमेंट, हमने रिट्रेंचमेंट नहीं किया, हमने उसे ये पनिशमेंट दी है। तो इट विल नॉट इंक्लूड इन द रिट्रेंचमेंट पार्ट। ओके, सो अब अगर सेकेंड पॉइंट है VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सपोज़ कोई एम्प्लॉई खुद ही रिटायरमेंट लेके कंपनी से चला जाता है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन रिट्रेंचमेंट। द थर्ड पॉइंट इज सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन मतलब द एम्प्लॉई टच द एज ऑफ रिटायरमेंट। ही ऑलरेडी, लाइक कोई एम्प्लॉई है, हमारी कंपनी में काम करता है, उसने रिटायरमेंट की एज को टच कर लिया है, रिटायरमेंट की एज तक वो आ गया है, तो देन लाइक सुपरएन्युएशन, तो हम उसे भी रिट्रेंचमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। एंड पर्सन फेसिंग एनी हेल्थ इश्यूज़, अगर कोई पर्सन हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, कंटिन्यूस उसके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और उसकी वजह से हमने उसको अपनी कंपनी से टर्मिनेट किया है या रेजिग्नेशन लेटर दिया है, तो विच विल ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन रिट्रेंचमेंट। ओके, so this is all about retrenchment, and some people are very confused in between retrenchment and layoff. So now we study about layoff. तो layoff का बेसिक मीनिंग ये होता है कि टेम्परेरी और इट कैन बी परमानेंट डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर फ्रॉम द कंपनी। लाइक वैसे तो ये बेसिकली टेम्परेरी ही होता है, मतलब बट इट कैन बी परमानेंट। तो ले ऑफ क्यों होता है? कंपनी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इश्यूज़ फेस कर रही है। इट कैन बी ड्यू टू रिसेशन और कोई अदर रीज़न भी हो सकता है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इश्यूज़ फेस कर रही है, तो वो कहाँ से एम्प्लॉयज़ को पैसा देगी, कहाँ से एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी टाइम पे, या अदर बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करेगी? नहीं कर पाएगी, डेफिनेटली नहीं करेगी। तो ड्यू टू ओनली दिस रीज़न कि कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी के पास, कंपनी कैपेबल ही नहीं है एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए या एम्प्लॉयज़ को अदर बेनिफिट्स देने के लिए या कुछ भी। तो यही एक रीज़न है कि कंपनी ले ऑफ्स करती है, कटिंग ऑफ करती है, ले ऑफ्स करती है, एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करती है, रेजिग्नेशन लेटर्स देती है। तो दिस इज़ द ओनली वन रीज़न। अब ड्यू टू, अब ये कंपनी क्यों ये चीज़ें इकोनॉमिकल कंडीशन फेस कर रही है, वो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अब रिसेशन की वजह से भी वो कर सकती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी जिस चीज़ की भी कंपनी है उसकी डिमांड में भी कम हो गई हो, मे बी कोई अदर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से वो चीज़ हो गई हो। तो इट कैन बी मैनी रीज़न, बट ले ऑफ का एक वन रीज़न यही है कि कंपनी इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दे, वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम पे सैलरी दे। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी टर्मिनेट कर देती है एम्प्लॉय को फॉर सम टाइम, सम ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन के लिए, एंड जब वापस कंपनी स्टेबल हो जाती है, वापस कंपनी अच्छे से अपनी पूरी जो प्लेस है वो बना लेती है और अच्छे से सब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो वापस से वो उन एम्प्लॉयज़ को रीअपॉइंट कर सकती है। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, लाइक कि वो बाद में उन्हें रीअपॉइंट करेंगे या नहीं, बाद में कितने टाइम बाद कंपनी वापस स्टेबल होगी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी, वो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है। तो इट कैन बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्परेरी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अगर लाइक कंपनी को वापस से इकोनॉमिकली स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय इतना वेट तो करेगा नहीं कंपनी के लिए ऑब्वियसली। तो वो कहीं ना कहीं अपनी और कोई जॉब ढूंढ ही लेगा ना। तो
अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो डेफिनेटली ये परमानेंट ले ऑफ हो जाएगा, और अगर जल्दी कंपनी स्टेबल हो गई, जल्दी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गई, तो वो रीअपॉइंट भी कर सकती है अपने उन्हीं एम्प्लॉयज़ को जिनको ले ऑफ किया था, ठीक है। सो द वर्ड ले ऑफ, जो ले ऑफ वर्ड है वो उसकी डेफिनेशन लेबर लॉज में अंडर सेक्शन 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर एक्सप्लेन करी गई थी। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बीच में, जो डिफरेंस बिटवीन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ़ेक्ट, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? सो द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप कंटिन्यूस, ऑफकोर्स ले ऑफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा, ऑफकोर्स, बिकॉज एम्प्लॉय समझेंगे इस बात को कि हमें एम्प्लॉयर इतनी सैलरी नहीं दे पा रहा है ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशंस, कंपनी की इतनी कंडीशन नहीं है, दैट्स वाई वो हमें ले ऑफ कर रहा है, दैट्स वाई यही रीज़न है कि वो हमें टर्मिनेट कर रहा है, रेजिग्नेशन लेटर दे रहा है। तो इसमें उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। एंड रीट्रेंचमेंट में द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एंड्स, रीट्रेंचमेंट में डेफिनेटली एंड हो ही जाएगा उनका रिलेशनशिप, ठीक है। और नेचर, टाइप एंड नेचर, सो ले ऑफ में इट इज़ अ मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्परेरी होता है, जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, एंड बट इट कैन बी परमानेंट टर्मिनेशन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि कंपनी को कितना टाइम लगता है वापस से इकोनॉमिकली स्टेबल होने में, स्ट्रॉन्ग बनने में, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, ठीक है। और इसमें तो क्योंकि एम्प्लॉयर खुद ही निकाल रहा है एम्प्लॉय को, तो डेफिनेटली रिट्रेंचमेंट में इट इज़ अ परमानेंट टर्मिनेशन। एंड रीज़न आई हैव एक्सप्लेन दैट ले ऑफ में मेजरली इकोनॉमिकल रीज़न ही होता है कंपनी का मोस्ट ऑफ द टाइम, और या फिर रिसेशन, ठीक है, रिसेशन हो गया, और या फिर बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी है जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है कंपनी में, या पूरा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ही चेंज हो गया है कंपनी का, जो पूरी तरीके से सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी एक रीज़न हो सकती है ले ऑफ का, ठीक है। और सरप्लस में, इसमें रीट्रेंचमेंट में सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस हो गया एम्प्लॉयज़ का कंपनी में, या फिर एम्प्लॉयज़ उतने कैपेबल नहीं हैं, लेक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं दे पा रहे एम्प्लॉयज़, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर किसी एम्प्लॉय ने कुछ क्रिमिनल केस या कुछ ऐसा कुछ उसके रिकॉर्ड में हो गया है, या उसने कुछ क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म कर दिया है या कुछ भी, तो ये भी एक रिट्रेंचमेंट का रीज़न हो सकता है। मोटिव, डेफिनेटली ले ऑफ का मोटिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट इज़ ऑलवेज अ सिचुएशनल रीजंस। ले ऑफ का जो मोटिव होता है वो सिचुएशनल रीज़न, क्योंकि रिसेशन आ गया, या फिर कंपनी इकोनॉमिकली अब उतनी स्ट्रांग नहीं है, या कंपनी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है, तो इट इज़ अ सिचुएशनल रीज़न। और रिट्रेंचमेंट कंपनी क्यों करती है? क्योंकि ये बिजनेस स्ट्रेटजी, क्योंकि सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हो गए, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। एंड चांसेस टू रीहायर, मॉडेस्ट टू गुड इन ले ऑफ। इन ले ऑफ में मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि कंपनी वापस से रीहायर करे, रीअपॉइंट करे अपने एम्प्लॉयज़ को जल्दी से इकोनॉमिकली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होके। एंड रीट्रेंचमेंट में बहुत कोई चांसेस, रीट्रेंचमेंट में तो आई गेस चांसेस ही नहीं होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर खुद ही जानबूझ के डेलिब्रेटली एम्प्लॉय को निकाल रहा है अपनी कंपनी से, तो लिटिल टू नन, ठीक है। सेक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1947 सेक्शन 2 ले ऑफ का सेक्शन है, और रिट्रेंचमेंट का सेक्शन है सेक्शन 200 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। एंड मीनिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप मीनिंग भी डिफरेंस बिटवीन में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट